दो तरह की बातें हैं। अगर हम कहें महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके कारण है, लेकिन साथ साथ ये कैसे कह सकते हैं कि 8 साल में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 8 साल में हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो गई है, हम दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? नहीं समझिए, टॉप की कंट्रीज हैं 2 4 5, उसमें तो इन सारी कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी देश की है तो भारत की है इस समय। इस सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, कोई ये कह सकता है कि इकोनॉमी की साइज उनकी बड़ी है, आपकी इकोनॉमी की साइज छोटी है, लेकिन हम बड़ी बनने के लिए ही तो हमारी जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारी चाल ही, रफ्तार ही यदि तेज नहीं रहेगी तो हम बड़ी इकोनॉमी बन कैसे पाएंगे? लेकिन इन 2 संकटों ने बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक बहुत संकट पैदा किया है, और जिसके कारण जो है हम अपनी इकोनॉमी को जहां तक ले जाना चाहते थे, टारगेट तो हमारे प्रधानमंत्री की था कि इसको हम जल्दी से जल्दी 2024 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने भारत की, इस टारगेट को अचीव कर लें। लेकिन अब दोनों इतने बड़े संकट थे कि चाहते हुए भी वो संभव नहीं हो पाया था। कोरोना का, यूक्रेन का संकट तो अब आया है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता तो शुरू से कहते हैं ये मोदी जी 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, सूट बूट की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, ये 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। अच्छा, उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। आप ये सारे लोग जानते हैं वह किसकी सरकार है। गांव में जो लोग पहले झोपड़ी में रहते थे उनसे जाकर पूछ लें, गांव के मध्यम वर्गीय परिवारों से पूछ लें, शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों से पूछ लें, जवाब मिल जाएगा इसका। शायद उनको अपने समय की याद आ रही होगी। यूपी के चुनाव के दौरान आपने कहा था कि असली समाजवादी कोई है तो नरेंद्र मोदी। हाँ, सही बात। इसका क्या मतलब है? नहीं, समाजवादी इसलिए मैंने कहा था कि वास्तव में समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाला, व्यक्ति की चिंता करने वाला यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी ही है, इसलिए मैंने कहा था। आजकल आपने जैसे जब भी मैं बात कहता हूं तो लोग ये कहते हैं कि एग्जैगरेट कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात को मैं कह रहा हूं। ये बढ़ा चढ़ा कर बोलने की बात नहीं है। आप कल्पना करिए, कोरोना के संकट के दौरान तो लोगों के काम धाम, भले सारे लोगों के, यहां तक कि खेती का काम करने वाले जो मजदूर थे उनका भी काम काज सब ठप हो गया था। ऐसी स्थिति में लोगों के खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था करने का काम यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। और आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराना। अब जब मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात कह रहे हैं तो हो सकता है कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि साहब आप मुफ्त में सब सारी चीजें देंगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। लेकिन उनसे पूछिए कि पहले 26 रुपया किलो और 28 रुपया किलो अथवा 20 रुपया 25 रुपया किलो जो भी रहा हो, उसको 2 रुपया किलो करने का काम तो आपने किया था। हम लोगों ने केवल 2 रुपया बस किया कि भाई 2 रुपया का कंसेशन और दे दो। आपको अपनी बात भूल गई, 2 रुपये की बात आपको याद है। कंसेशनल रेट पर उस समय भी तो राशन दिया जा रहा था लोगों को ना। अब वो तो कहते हैं ये जितनी लोक लुभावन काम मोदी जी करते हैं, चाहे वो शौचालय बनाना, चाहे घर देना, चाहे गैस कनेक्शन देना, चाहे मुफ्त में राशन देना, इसलिए ताकि फिर लोग वोट दें। लोक लुभावन ये काम नहीं है। लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वह पूरी होनी चाहिए सम्मानजनक जिंदगी के लिए। क्या आवास ये न्यूनतम आवश्यकता नहीं है? भोजन ये लोगों की न्यूनतम आवश्यकता नहीं है? घर में शौचालय होना न्यूनतम आवश्यकता नहीं है? पानी का होना ये न्यूनतम आवश्यकता नहीं है? गरीब माता बहन को भी अंगीठी जलाकर खाना बनाने की नौबत न आए, धुएं के कारण उसके भी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। उस संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार कोई फैसला करती है, क्या ये नहीं होना चाहिए? लेकिन घर तो पहले की सरकारों ने बनवाए, बिजली तो पहले की सरकारों ने भी लोगों को दी। पहले क्या किया है ये जाकर कोई सर्वे करके इसका अंदाज लगा ले, पहले क्या हुआ।
अब आज तो स्वास्थ्य के मामले में भी आप समझिए कि जिस तरीके से कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, स्वास्थ्य बीमा हुआ है, 10 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ सारे देश में इसमें मिल रहा है, गरीबों को। माने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो जाता है गरीब से गरीब व्यक्ति यदि कोई। 8 साल में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा क्या बदला इस देश में? एक इस देश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के अंदर एक भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है प्रधानमंत्री के प्रति, और गरीबों की जो हालात थे, गरीबों की जो स्थिति थी, उनका जीवन स्तर था, उसको कुछ न किसी हद तक सुधारने में उन्होंने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, मैं यह मानता हूं। और देश की जनता में यह भरोसा पैदा हुआ है कि देश के मान सम्मान स्वाभिमान पर भी यदि कोई संकट आएगा, कोई चुनौती सामने आएगी, तो प्रधानमंत्री उसका मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। यह भरोसा और विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लेकिन समाज में एक ऐसा बड़ा वर्ग है, हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके दिलो दिमाग में आज भी भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि, और उनके नेता बार बार कहते हैं कि उन्हें डराया जा रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। नहीं, मतलब ये बात सही है कि अपोजिशन के लोगों के द्वारा उनको गुमराह किया जाता है, जो कुछ भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कारण ये हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। जैसे मैं पूछूं, आवास की सुविधा मिल रही है, तो क्या हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव किया है? पानी की सुविधा मिल रही है, क्या हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव किया है? यदि हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा यदि मिल रही है, तो क्या हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव किया है? भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वो किसी भी जाति, किसी पंथ अथवा किसी मजहब का क्यों न हो। ये आपकी बात सही है कि राशन में, सड़क में, गैस में, आवास में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान का टकराव। कहां? अब जैसे राम जन्मभूमि का मामला था, अयोध्या का मामला था, तो उसमें क्या मोदी जी ने कुछ किया? न्यायालय का जो फैसला था, राम मंदिर बन रहा है। आज भी जो विवाद चल रहे हैं यदि न्यायालय में है, तो मैं समझता हूं कि न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उस पर तो सबका विश्वास है। लेकिन मोदी जी ने कभी बोला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये ठीक है कि राम मंदिर का फैसला हुआ, उसको सबने स्वीकार किया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। कहां कब्जा कर लिया? मोदी जी गए थे कब्जा करने। मोदी जी ने इतना किया था, काशी विश्वनाथ मंदिर जो अपना था, उस मंदिर को एक भव्य स्वरूप मोदी जी ने काशी में दिया है, एक काम किया है। ज्ञानवापी कब्जा कराने के लिए मोदी जी गए थे। भाई वहां के कुछ लोग कोर्ट चले गए, मामला सब जुडिस है, कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करिए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो माहौल तो बिगड़ता है। अब कोई कोर्ट में चला जाए, उसके कारण माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए ना। आप लोग बिगड़ रहा है। आज भी हमारे कार्यक्रम में मौलाना मदनी आए थे, उन्होंने कहा कि एक भय का वातावरण है, मुसलमानों को लगता हमारी है। सरकार किसी भी भारत के नागरिक के मन के अंदर भय का भाव पैदा करके सरकार नहीं चलाना चाहती है, बल्कि उनके अंदर एक विश्वास का भाव, सेंस ऑफ फियर नहीं बल्कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा करके हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में मुस्लिम भाइयों बहनों को डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जैसे हिंदू, सिख, ये सब सारे लोग भाई, ये सब हमारे वो हैं, वैसे ही हमारे मुस्लिम भाई भी हैं इस देश के, हम उनको अपना भाई मानते हैं। उनकी तो शिकायत है कि उनके मजहब के काम में इंटरफेरेंस हुआ पिछले 8 साल सरकार ने में। कहां हस्तक्षेप किया है? देखिए, 3 तलाक उनका मजहबी मामला था, उस पर कानून बना दिया मोदी जी की सरकार। मजहबी मामला नहीं। देखिए, माताएं बहनें चाहे किसी भी जाति, किसी भी कौम, किसी की वो हो, अब ऐसा कैसे होगा कि आपने शादी कर लिया
और 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, आप चाहे तो उसको छुट्टी कर दें। तो ये कोई मजहबी मामला कहकर इसको चुनौती नहीं दे सकता। ये फैसला बिल्कुल सोच समझ कर हुआ है और हमारी समझ से उचित फैसला है। और दूसरी चीज, यदि उचित फैसला न होता अब तक कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर दी होती। ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाने का फैसला था, ये भी कश्मीर के मुसलमानों को डराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। ये तो संविधान में ही लिखा होता, धीरे धीरे धारा 370 घिसते घिसते अपने आप समाप्त हो जाएगी, यह तो संविधान में लिखा हुआ था। कितने समय में घिसेगी? अब आ गया था समय, घिस गई ही नहीं बल्कि समाप्त हो गए धारा 370। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।